डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स, क्लासिकल हिस्ट्री की थीम 2 का किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स के जो चैप्टर टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन सीरीज है उसमें हमने पिछले ट्यूटोरियल में हमने ये फर्स्ट पॉइंट कवर किया था और दूसरा पॉइंट भी कवर किया था, द अर्लीस्ट स्टेट्स। इस ट्यूटोरियल में और ये मैप भी हमने देखा था कि ये आपके बुक में सिलेबस में, ये बोर्ड के सिलेबस में ये मैप है और मगध के बारे में स्टडी किया था। इस ट्यूटोरियल में हमें 2 टॉपिक कवर करने हैं। एक तो एन अर्ली एम्पायर को हमें कवर करना है और इस मैप को भी हम स्टडी करेंगे क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है, बोर्ड के सिलेबस में, और न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप इसे हमें स्टडी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे और सच मामले में देखा जाए एम्पायर तो ये अर्ली एम्पायर हम इसे कह सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपेंशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। मगध ने अपनी ग्लोरी, जिसे कहा जाए कि अपना पीक टाइम, उसने मौर्यन काल में ही देखा था। और यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दूँ कि जो बिंबिसार थे तो वो जो हैं उन्होंने मगध में हार्यंक वंश की स्थापना की थी। उसके बाद वहाँ पे शिशुनाग वंश का शासन हुआ। उसके बाद फिर महापद्मनंद ने नंद वंश की नींव डाली और उसी का लास्ट शासक था धनानंद, जिसको कौटिल्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर वहाँ पे मौर्य वंश की नींव डाली, मौर्य डायनेस्टी को स्टार्ट किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य को बिल्कुल मत भूलिएगा। लगभग सिरका 321 सी, सिरका इसलिए लिखा जाता है कि आपको इसमें डेट में डिफरेंस देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको 322 मिल सकता है। तो ही फाउंडेड द एम्पायर और इसका कंट्रोल जो है उन्होंने खूब बढ़ाया। मतलब आप कह सकते हो कि नॉर्थ वेस्ट जो भारत का पार्ट है, अफगानिस्तान तक, बलूचिस्तान तक, जो कि सोचिए कि आज डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। यू कैन प्राउडली से दैट कि आवर आर्यावर्त भारत वाज सो ग्रेट। और इन्हीं में एक बहुत महान राजा हुए अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार गद्दी पे बैठते हैं और उसके बाद फिर अशोक। फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्याज, मौर्याज के बारे में जानकारी हमें टेक्स्ट में कहाँ कैसे क्या मिलती है। यहाँ पे जो हाईलाइट करने वाले पार्ट हैं वो ये हैं कि भाई मौर्यन एम्पायर है, उसका जो टाइम था वो सिर्का 321 BC, और चंद्रगुप्त मौर्य उसका जो ग्रैंडसन अशोक था जिसने कलिंगा पे विजय प्राप्त की थी। तो हिस्टोरियंस जो हैं वो डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ करते हैं जहाँ से हमें मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए इसमें आर्कोलॉजिकल फाइंड्स भी हैं, स्कल्पचर भी हैं, मतलब जिसे आप कह सकते हो मूर्ति कला, जिसमें हम किसी चीज़ को शेप देते हैं, कार्व करते हैं। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी वर्क भी हैं, मतलब उस समय जो चीज़ें लिखी गई, टेक्स्ट मैटर, जैसे मेगास्थनीज का है जो कि ग्रीक एम्बेसडर था, मतलब यूनानी राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में वो आया था। तो याद रखिए मेगास्थनीज किसके कार्यकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में आया था और उसके कुछ हिस्से अभी तक बचे हुए हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र कौन भूल सकता है, जिसे कौटिल्य ने लिखा था, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, लेकिन मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त भी उन्हें कहा जाता है क्योंकि उसमें मंत्री पद भी उन्होंने लिया था। और बुद्धिस्ट हों, जैन हो, है ना, या हमारे पुराण वाले जो लिटरेचर्स हों, या हमारे संस्कृत के भी कुछ लिटरेरी वर्क्स में इनका जिक्र आता है। तो इनसे उस कार्यकाल के बारे में जानकारी मिल जाती है कि बताइए मतलब कब, कितने बहुत पहले की बात है, लगभग 320 BC की बात है, लगभग 2800 साल पहले की बात है। और लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि जो अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे भी, जो कि लगभग सिरका 272 या 268 से 231 BC तक का माना जाता है। तो रॉक्स पे, पिलर्स पे, डिफरेंट जगहों पे जो उन्होंने इंस्क्रिप्शंस लिखाए हैं, शिलालेख लिखाए हैं, जिनके बारे में हमने पिछली बार आपको बताया था। एपिग्राफी को आपको हमने समझाया भी था कि स्टडी ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपिग्राफी। तो सबसे वैल्यूबल सोर्स वही हैं, है ना। एक मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे वैल्यूबल सोर्सेज कौन सा है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। इसके अलावा जो अशोक जो था वो फर्स्ट रूलर था जिसने इंस्क्रिप्शंस यानी मैसेजेस को इंस्क्राइब करना शुरू किया, मतलब उन्हें इनग्रेव कराकर, खुदवा कर, लिखवा कर अपनी प्रजा के सामने पेश किया, अपने ऑफिसर्स के लिए भी। और स्टोन सरफेसेस वो लिखवा दिया करते थे। जैसे आजकल आप जाते हो जगह जगह आपको बोर्ड मिलता है, बोर्ड पे कुछ ना कुछ नोटिस बोर्ड पे लिखा रहता है। और ये सरफेस कोई भी हो सकती है, एक नेचुरल रॉक की हो सकती है, मतलब ऐसी नेचुरल रॉक में कोई जगह बन गई लिखवा दिया, या आप पिलर्स खड़ा करवा के उस पर पॉलिश करा के कायदे से लिखवा सकते हो। जैसे आप देखिए जो लाइन कैपिटल है, ये तो अशोका के ही काल का है ना, जो आज भी हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि उन्होंने अपने मतलब धर्म क्या कह सकें, हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपना खुद का एक रिलीजन चलाने की कोशिश की, जिसे हम धम्म कह सकते हैं। तो जगह जगह अपनी बातों को फैलाने के लिए, धम्म के संदेश को फैलाने के लिए उन्होंने इंस्क्रिप्शंस का यूज़ किया। इट वाज यू कैन से दैट कि जो इंस्क्रिप्शंस का जो नेटवर्क है वो अशोक की बातें लोगों तक पहुंचाता था। उसमें बड़ी अच्छी बातें की गई थी धम्म में कि मतलब रिस्पेक्ट करो एल्डर्स का, है ना, और दया दिखाओ, उदारता दिखाओ, ब्राह्मणों की रिस्पेक्ट करो, उनके प्रति उदारता दिखाओ, या जिन्होंने सांसारिक जीवन छोड़ दिया है उनके लिए उदारता दिखाओ, दासों के साथ आप अच्छा व्यवहार करो, अपने नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, और
आप जिस रिलीजन को मानते हो उसके अलावा भी अगर कोई दूसरा जो दूसरे रिलीजन को मानता है, दूसरी परंपराओं को मानता है, कहने का मतलब ये है कि जिस कल्चर को आप फॉलो करते हो उसके अलावा कोई दूसरी कल्चर भी फॉलो करता है तो भी उसका सम्मान करो। ये तो बहुत ही वैलिड पॉइंट है आज के समय में, खासकर इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में। तो इसमें क्या क्या हम लगा सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हो गई, स्कल्पचर हो गया, कंटेम्प्रेरी वर्क्स हो गया जिसमें आप कह सकते हो मैगस्थनीज हो गया जो कि चंद, और ये अर्थशास्त्र हो गया जो कैटिल का है तो आप जान ही जाएंगे, और बुद्धिस्ट, जैन और पुरानिक लिटरेचर हो गया, संस्कृत लिटरेरी वर्क में भी मिला है। इसके अलावा जो मोस्ट वैल्यूएबल है वो है इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, वैल्यूएबल रिसोर्स, मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। और इसके अलावा जो अशोक जो है वो फर्स्ट रूलर था जिसने इंस्क्राइब्ड हिज मैसेजेस, और धम्म भी उन्होंने चलाने की कोशिश की थी जिसके अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी थी। अब बात आती एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर, एम्पायर का शासन प्रशासन कैसा चलता था। तो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे। कितने सेंटर्स थे? 5, जिनसे शासन चलाया जाता था, और उनमें से एक कैपिटल थी पाटलिपुत्र। बाकी जो प्रोविंशियल सेंटर्स थे, ठीक उसी प्रकार से आप कह सकते हो जैसे भारत जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइडेड है और हर स्टेट्स की एक कैपिटल है और एक मुख्यमंत्री है। तो गवर्न करने के लिए जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र प्रशासन के अंतर्गत आता था, तो बाकी जो है वो तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली एंड स्वर्णगिरी, तो 1 कैपिटल एंड 4 प्रोविंशियल सेंटर्स। ये सारी चीज़ें अशोका के इंस्क्रिप्शंस में लिखी हैं, तो बिल्कुल है कितनी जानकारी मिल रही है। और अगर हम उनके इंस्क्रिप्शंस को क्लोजली मॉनिटर करें, देखें, तो पता चलता है कि वो सेम मैसेज जो है वो जगह जगह लिखवाया करते थे। और जो प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान है, वहाँ से लेके आंध्र प्रदेश दक्षिण में, उड़ीसा जो हमारा पूरब क्षेत्र पूरब में पड़ता है, उत्तराखंड है हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है, सब जगह उन्होंने लिखवाया था। लेकिन इससे एक चीज़ पता चलती है कि उनका एम्पायर कितना वास्ट रहा होगा। तो क्वेश्चन रेज होता है एक प्रकार से कि क्या ये जो वास्ट एम्पायर था, क्या उसका कोई यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहा होगा, जैसे इंडिया में एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो संविधान में लिखा गया है। तो हिस्टोरियंस जो हैं वो धीरे धीरे अब ज़्यादातर वो इस चीज़ को मानने लगे हैं कि ऐसा संभव नहीं लगता। और इतना बड़ा क्षेत्र वहाँ पे पड़ता था तो वो सेम भी नहीं था, डाइवर्स था, है ना, टू डाइवर्स था। क्योंकि देखिए एक तरफ जो है अफगानिस्तान जैसा हिली टेरेन है जहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, और दूसरी तरफ उड़ीसा जैसा कोस्टल एरिया है। तो ऐसा लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो वहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट था जहाँ पे कैपिटल थी या कोई प्रोविंशियल सेंटर था। मेक इट अ पॉइंट है। और ये सेंटर्स जो हैं वो इस तरह से बनाए गए थे, जैसे तक्षशिला और उज्जैनी काफ़ी दूरी पे हैं, तो ये एक प्रकार से सिचुएटेड इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स पर थे। मतलब यहाँ पे ये तक्षशिला से उज्जैनी के बीच में ट्रेड के सेंटर्स बनते थे। और स्वर्णगिरी जिसका मतलब होता है गोल्डन माउंटेन मतलब जैसे भी जहाँ पे गोल्ड वगैरह मिल सकता है, तो शायद वो गोल्ड माइंस कर्नाटका में उसको टैप करने के लिए शायद उसे सेंटर बनाया गया था कि वहाँ से गोल्ड माइंस से सोना वगैरह निकाला जा सकता है। अब देखिए ये है मैप, और मौर्यन एम्पायर जो है अशोक के समय में कितना फैला रहा होगा वो उनके शिलालेख से पता चलता है, इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। ये आपके मैप में भी है, मैं यहाँ पे आपको करा देता हूँ। अभी ये जो ट्रायंगुलर शेप में है लाल में, ये मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, मतलब एडिक्ट्स मतलब उसमें जो लिखाया गया है, और ये माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, और ये पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, मतलब खंभे खड़े करके गड़वा के उन पर लिखवाया गया है। तो हम ऊपर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टोपरा हो गया, उसके बाद मेरठ हो गया, उसके बाद कौसाम्बी, फिर सांची, नीचे आते हैं यहाँ पे पड़ेगा तोसाली जो यहाँ दिया नहीं गया है क्योंकि आपके बोर्ड के सिलेबस में है, इसलिए आपको इसको करना है। इधर यहाँ पे भी नहीं दिया गया पर आपको याद रखना है, मतलब कर्नाटक में स्वर्णगिरी ये है आपके बोर्ड के सिलेबस में मैप में, और इधर चोलाज, और इधर केरल पुत्राज एंड पांड्याज। अब बात आती है कम्युनिकेशन की, तो इसमें जो लैंड रूट और रिवराइन रूट दोनों यूज़ किए जाते थे, मतलब नदी के द्वारा और लैंड के द्वारा, दोनों के द्वारा लोगों का आवागमन होता था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हर जगह के लिए होते हैं, यहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट थे। जो जर्नी है, अगर मान लीजिए सेंटर से यानी कैपिटल से अगर वो प्रोविंसेस तक जाना है तो निश्चित है कि काफ़ी समय लगता होगा, अगर महीना नहीं लगता होगा तो हफ्ते तो लगी जाते होंगे। तो इसका मतलब ये है कि भाई जब आप रास्ते में है तो आपको प्रोविजंस की आवश्यकता पड़ेगी। प्रोविजंस मतलब होता है खान पान के चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, आपको प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। जो लोग मूव पर हैं, यात्रा में हैं या जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये प्रोवाइड कर सकती है आर्मी, सोल्जर्स। तो आर्मी वॉज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ इंश्योरिंग द लेटर मतलब प्रोटेक्शन इंश्योर करने का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल जो था वो आर्मी थी। मैगस्थनीज ने लिखा है कि वहाँ पे 6 कमेटियाँ होती थीं आर्मी और आर्मी से रिलेटेड या मिलिट्री एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए और उसको एडमिनिस्टर करने के लिए। तो एक कमेटी और 6 सब कमेटीज़ होती थी, एक समिति और 6 उप समितियाँ होती थीं जो मिलिट्री एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करती थी। इनमें से
जैसे पहला है ना, वो नेवी की देखभाल करती थी। दूसरी है वो ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस को देखती थी कि भाई सोल्जर्स हैं, आर्मी है, तो उनके आवागमन और उनके लिए रसद वगैरह की खाने पीने की व्यवस्था करना। तीसरा जो है वो फुट सोल्जर्स से रिलेटेड थी। चौथी जो है वो घोड़सवार सैनिकों उनसे रिलेटेड थी। पाँचवीं जो है वो रथ यानी जो चैरियट सेना थी। और छठी जो है वो एलिफेंट्स यानी जो सेना के हाथी और हाथी वाली सेना थी। क्योंकि जब हम मगध का पोर्शन पढ़ रहे तो हमने देखा था कि उसके स्ट्रांग होने की एक वजह वहाँ पे फॉरेस्टेड पार्ट था, जहाँ से हाथी आसानी से मिल जाते थे, उनको ट्रेन करके सेना में शामिल किया जा सकता था। इसके अलावा इसमें लिखा गया एक एग्जाम्पल और दिया गया है कि जैसे सेकंड सब कम्युनिटी की हम बात करें तो वो कुछ वेरिड वर्क देखती थी, जैसे बुलक कार्ट्स को अरेंज करना जरूरत पड़ने पे, बैलगाड़ियों का, जिससे कि सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, या सामान कहीं से लाना हो प्रोक्योर करके तो लाया जा सके सोल्जर्स के लिए, या एनिमल्स के लिए फॉडर का इंतजाम किया जाए। तो ये जैसे आजकल हमारे यहाँ ट्रॉलीज वगैरह का यूज़ हो जाता है और ट्रक्स का यूज़ हो जाता है शहर से शहर में, तो सबक बुलक कार्ट। और तेज़ रफ्तार से एक जगह दूसरी जगह पहुँचना तो निश्चित है कि हॉर्स का ही इस्तेमाल होता था। आज की तरह एरोप्लेन और ट्रेन का तो यूज़ होता नहीं था। इसके अलावा जो दूसरी कमेटी थी उसका ये भी काम था कि वो सर्वेंट्स हैं या आर्टिजन्स हैं उनको रिक्रूट करना सोल्जर्स के लिए, हैं सोल्जर्स के कामों के लिए, सोल्जर्स की देखभाल के लिए। तो इसमें हमें कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं तो लैंड से भी कम्युनिकेशन है, रिवराइन रूट का भी इस्तेमाल होता था। आर्मी का बहुत बड़ा रोल था क्योंकि प्रोविजंस तो अरेंज हो जाते थे, प्रोटेक्शन में बहुत बड़ा रोल था। और एक कमेटी और 6 कमेटियों की बात, सब कमेटीज़ की बात हुई है, तो उसमें से जो पहली थी है ना वो नेवी हो गई, सेकंड जो है वो प्रोविजंस और ट्रांसपोर्ट को देखना, जो थर्ड है वो फुट सोल्जर्स की देखभाल करती थी, चौथी जो है वो हॉर्सेस से, और जो पांचवी है वो चैरियट से रिलेटेड, और छठी जो है वो एलिफेंट से रिलेटेड। इसके अलावा सेकंड सब कमेटी के जो काम थे वो वैरिड थे जो यहाँ पे लिखे गए हैं। फिर से हम अशोक के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जब मौर्यन वंश के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम अशोक के बारे में ज़्यादातर पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो एक महान शासक था और उन्होंने अपने एम्पायर को टुगेदर मतलब एक साथ रखने के लिए, अक्षुण रखने के लिए वो धम्म का प्रचार करते थे, जिससे लोग का मन अच्छा रहे और लोग अच्छे कार्य करें, है ना, उनकी आत्मा भी स्वच्छ रहे। तो धम्म के जो प्रिंसिपल थे वो लोगों के बीच में फैलाते थे, क्योंकि धम्म के अगर हम प्रिंसिपल को पढ़ें तो इसमें कोई दो राय नहीं, कहा जा सकता है कि बहुत ही सिंपल थे और वर्चुअली यूनिवर्सली अप्लीकेबल थे, यानी किसी को भी उसको अपनाने में दिक्कत नहीं हो सकती थी। और उनके अनुसार मतलब अशोक के अनुसार ये कहा जा सकता है कि धम्म की बातों को मानने वाला व्यक्ति इस युग में भी सुखी हो सकता है और उसके बाद जीवन से जाने के बाद दूसरे परलोक में भी सुखी रहेगा। और इसके लिए धम्म महात्मात मतलब मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाती थी जो धम्म का प्रचार प्रसार करते थे। यानी आप कह सकते हो कि वहाँ पे एक रिलीजियस मिनिस्टर भी होते थे, डिपार्टमेंट था, मंत्रालय था। तो इसमें धम्म हो गया, धम्म का प्रचार हो गया, वर्चुअली यूनिवर्सली अप्लीकेबल हो गया, और धम्म महामात की नियुक्ति होती थी टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म। आगे चलते हैं, एम्पायर कितना इम्पॉर्टेंट था। जब हिस्टोरियंस हिस्ट्री लिखते हैं और रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं इंडियन हिस्ट्री को, यानी भारतीय इतिहास को वो लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं, पुस्तकों में समावेश करने की कोशिश करते हैं 19वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें, तो जब उन्हें इस चीज़ की जानकारी देनी होती है कि इमर्जेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर इन द इंडियन हिस्ट्री, तो उन्हें ये जब मौर्यन एम्पायर के बारे में लिखते हैं या उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, उसकी हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं इंस्क्रिप्शंस के जरिए, डिफरेंट सोर्सेज के जरिए, तो वो कहते हैं ये एक मेजर लैंडमार्क था, बहुत बड़ी भारत के इतिहास की बहुत बड़ी घटना थी ये पीरियड, उस पीरियड की। और आप जब हिस्ट्री लिखने की बात आती है तो इंडिया तब कॉलोनियल रूल में था, ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत था। और 19th और 20th सेंचुरी 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी के जो इंडियन हिस्टोरियंस थे, तो वो जब इस चीज़ के बारे में मतलब लिखते हैं या समझते हैं कि कोई मौर्यन एम्पायर, इतना बड़ा एम्पायर की संभावना थी उस वक्त, ऐसा एम्पायर कोई था, तो इसे चैलेंजिंग भी मानते हैं और एक्साइटिंग भी मानते हैं, क्योंकि मौर्य शासन बहुत दूर तक फैला हुआ था, उसकी हिस्ट्री एक्साइटिंग है, और इतना बड़ा साम्राज्य भारत में था एक समय, दूर दूर तक फैला हुआ था, तो चैलेंजिंग भी है। कुछ आर्कोलॉजिकल फाइंड्स के बारे में यहाँ लिखा गया है कि जिन्हें हम मौर्य काल की स्कल्पचर, स्टोन स्कल्पचर से हम जोड़ सकते हैं। मतलब पत्थरों, कोई भी पत्थर का टुकड़ा है तो आप उसमें कोई आकार दे दें, छेनी हथौड़े से खुरुद के तोड़ कोई मूर्ति का आकार दे दें, कोई दूसरा कर दें, तो ये हो गया आपका स्कल्पचर, इसे भी कहते हैं। तो मौर्यन काल के जो स्कल्पचर है, जो मूर्ति कला है, वो स्पेक्टेकुलर है, मतलब भव्य है, दर्शनीय है। इसके अलावा मैंने हिस्टोरियंस उनके इंस्क्रिप्शंस पे भी अपनी राय देते हैं कि जो अशोक के जो इंस्क्रिप्शन थे है ना, वो डिफरेंट थे अदर रूलर से, मोस्ट ऑफ द अदर रूलर से डिफरेंट थे, क्योंकि भाई इंस्क्रिप्शंस तो वो लोग भी लिखवाते थे, अदर रूलर्स भी लिखवाते थे। और मैं क्या कहूँ तो दुनिया भर में आपको इंस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे,
तो अशोक का जो इंस्क्रिप्शन था वो साबित करता है कि वो बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ही मेहनती थे, इंडस्ट्रियल थे, अपनी जनता के लिए बहुत कुछ करते थे और हम्बल थे, घमंड नहीं था उनके अंदर, बहुत ही विनीत थे, विनम्र क्वालिटी के व्यक्ति थे। और जो लेटर रूलर्स हैं, बाद के जो शासक हैं जो वहाँ पे भी आए शासन किया, तो वो अपने इंस्क्रिप्शंस में अपने टाइटल्स का जिक्र ज़्यादा करते थे, ग्रैंडियोज टाइटल्स, मतलब अपने शान और अपने नाम का बखान करते थे, अपने टाइटल्स का वैभव उन्होंने उसमें डिस्क्राइब किया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, सरप्राइजिंग नहीं है कि जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें बनेगा 20वीं सेंचुरी में, तो वो अशोक को एक इंस्पायरिंग फिगर मानते थे। और यही देखिए, नेशनल एम्बलम भी अशोक के द्वारा जो बनाया गया था लौह स्तंभ पर, उसे लिया गया है। लेकिन क्वेश्चन यही उठता है कि मौर्यन एम्पायर कितना इंपॉर्टेंट था। तो ये सिर्फ 150 साल तक रहा, जो कि बहुत ही लंबा टाइम नहीं कहलाया जा सकता। वास्ट स्पैन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इतिहास को देखा जाए, हज़ारों साल तक का फैला हुआ इतिहास है, तो मात्र 150 साल तक रहा। और जब आप मैप 2 में देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये एम्पायर था, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट पर शासन नहीं करता था। और जो जहाँ तक बाउंड्री थी मौर्यन शासनकाल की, वो जो फ्रंटियर्स हम उन्हें कह सकते हैं, एम्पायर के जो फ्रंटियर थे, वो उनके अंदर का जो कंट्रोल भी था वो यूनिफॉर्म नहीं था, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। और 2nd सेंचुरी BC तक आते आते नए नए सरदार, नए नए राजा उभर कर आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और वो अपना कब्जा जमा लेते हैं। तो लगभग 150 साल तक ही रहा। और जो इंटायर सब कॉन्टिनेंट की बात है, अगर हम मैप देखें, दक्षिण के क्षेत्र हैं चोलास और चेरास, पांड्यास, है ना, केरला पुत्र। वैसे नोशंस का मतलब होता है धारणा या सोच, किंगशिप का मतलब होता है राजधर्म, मतलब राजा को कैसे अपना शासन चलाना चाहिए, किस तरह की, मतलब राज्य व्यवस्था से रिलेटेड। और न्यू का मतलब नया। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि राजा और उसके शासन से संबंधित कुछ नए नई चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, नए नए सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को, पॉलिसीज़ को आपको पढ़ना है। तो चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ, अब हमें दक्षिण में जाना है और पढ़ना है कि चीफ्स और किंग्स के बारे में। यहाँ दिया गया है कि जो चीफ होता था वो कोई भी पावरफुल व्यक्ति हो सकता था, जिसकी पोजीशन जो है वो हेरिडिटरी हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी, है ना। चीफ बदल भी सकता था, दूसरे परिवार का भी बन सकता था, और उसको जो सपोर्ट मिलता था उसके ही खानदान के लोगों से मिलता था। जनरली जो क्लैंस होती थी, है ना, या जो ट्राइब्स होती थी, तो उनके जो खानदान के मुखिया ही सरदार हुआ करते थे। बाद में परिवार बढ़ता 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 तो क्लैन काफ़ी बड़ा हो जाया करता था। एनी हाउ, उसे अपने खानदान का सपोर्ट सब ज़्यादा मिलता है, और वो चूँकि भाई एक प्रकार से कह सकते हो कि हेड है, जहाँ भी अपनी टेरिटरी जहाँ पे भी है, तो वो रिचुअल्स को परफॉर्म करता था, मतलब रिलीजियस एक्टिविटीज से रिलेटेड डिफरेंट अनुष्ठान हो गए, और युद्ध के समय में वो लीड करता था, और अगर कोई मामला है तो उसको निपटाने का भी काम करता था, न्याय वगैरह करने का भी काम करता था। उसे गिफ्ट्स मिलते थे अपने सबऑर्डिनेट्स से जो उसके अधीन थे, जैसे कि हम इसे एक अंतर के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि जो किंग्स होते थे तो वो टैक्स कलेक्ट करता था। मतलब चीफ और राजा में एक बहुत बड़ा अंतर था कि राजा जो है टैक्स कलेक्ट करता था, और चीफ जो है उसे गिफ्ट्स मिलते थे, उपहार वगैरह उनको ला देते थे, और फिर वो उन उपहारों को नॉर्मली अपने सपोर्टर्स में बांट देता था, मतलब अपनी वाहवाही में रहता था। और जनरली देयर आर नो रेगुलर आर्मीज, उनकी कुछ रेगुलर आर्मीज नहीं हुआ करती थी, और कोई इस तरह का कह सकते हो कि मतलब कर्मचारियों की नियुक्ति वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो आप कह सकते हो कि छोटी मोटी जगह पे तो चीफ चल जाते होंगे, लेकिन बड़ी जगहों के लिए राजा। तो नए किंगडम्स इमर्ज होते हैं डेक्कन में और फिर फर्दर साउथ में। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हालांकि ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, ये जो पोर्शन आप भूरा भूरा देख रहे हैं ना इस टाइप का, तो ये पूरा का पूरा ऐसे लेके ऐसे करके, ये एक जो है आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि ये पूरा का पूरा जो है प्लेटो का इलाका है। इसी में से नर्मदा और तापी नदियों का दक्षिण का जो पोर्शन है वो आपका डेक्कन का पोर्शन है, और ये जो नीचे है ये आपका साउथ का पोर्शन है। तो डेक्कन में और फर्दर साउथ में न्यू किंगडम्स का उदय हुआ, जिसमें से आप कह सकते हो कि जो सरदारियां हैं जहाँ पे चीफ रूल करता था, तो उसमें चीफडम्स ऑफ चोलास, है ना, चेराज एंड पांड्याज। ये तमिलक्कम का मतलब आप कह सकते हो कि उस समय का तमिलक्कम जो था उसमें आज का जो आंध्र प्रदेश है, केरला है और कुछ तमिलनाडु का हिस्सा शामिल था। तो तमिलक्कम का इलाका वो था। एंशिएंट तमिल कंट्री यहाँ लिखा गया, जिसमें 3 सरदारियाँ थी, और ये बहुत ही स्थिर थे, बहुत ही समृद्ध भी थे। वैसे भी दक्षिण में लोग समृद्धि हैं, और स्थिर था मतलब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ये चेंजेस देखने को नहीं मिले। तो डेक्कन एंड फर्दर साउथ हैं, और तमिलक्कम, और चीफडम्स कौन कौन से थे? चोलास, चेराज और पांड्याज, ये चीफडम्स थे, स्टेबल थे और प्रॉस्परस थे। अब बात आती है कि भाई हज़ारों साल की हिस्ट्रीज़ हैं, तो कैसे हमें पता चलेगा वहाँ के बारे में? कुछ सोर्सेज तो होने चाहिए। तो वैरायटी ऑफ सोर्सेज हैं, जिनमें उदाहरण के लिए तमिल संगम टेक्स्ट, तमिल संगम लिटरेचर भी इनको कहा जाता है,
बाद में हम चैप्टर 3 में इनके बारे में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे इतना जान लीजिए कि जो संगम जो है इसको संगम पोइट्री भी कहा जाता है। इट वाज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, 2000 प्लस में पोएम्स हैं उसके अंदर, और इनका जो थीम है वो लव एंड वॉर है। पोएट्री ऑफ द नॉवल वंस भी कहा जाता है। तो उसमें उस समय के लोगों के बारे में जिक्र है, तो जानकारी मिल जाती है। उसमें सरदारों का जिक्र है, चीफ्स का जिक्र है, और किस प्रकार से वो रिसोर्सेज को अक्वायर करते थे और उसे बांटते भी थे। निश्चित है कि युद्धों में या टैक्सेस के माध्यम से जैसे भी हो, और बहुत से सरदार जो हैं और किंग्स, मतलब मैनी चीफ्स एंड किंग्स, जिनमें सातवाहनाज हैं जो कि वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में रूल किया करते थे। वो भी सिरका 2nd सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी CE, यानी कि लगभग 1000 साल का अंतर, क्योंकि आप BC से AD में आ रहे हैं। CE मतलब कॉमन एरा, AD। तो देखिए ये तो हो गए सातवाहन जो सेंट्रल इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में शासन किया करते थे। दूसरा है शकाज, वास्तव में सेंट्रल इंडियन इनका शकाज यानी शक लोग शासन किया करते थे, और ये इनका ओरिजिन जो है सेंट्रल एशियन ओरिजिन के थे ये। तो इन्होंने जो नॉर्थ वाला पार्ट है और वेस्टर्न वाला पार्ट है, तो यहाँ पे शासन इस्टेब्लिश किया, वेस्टर्न पार्ट और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। ये सब लोग मगध के समय में नहीं थे। तो अब आते हैं, लौटते हैं, तो सातवाहन हो गए, और शक जो कि सेंट्रल एशियन ओरिजिन के थे, और उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स में अपने सब कॉन्टिनेंट में अपना शासन इस्टेब्लिश किया। ये लोग जो रेवेन्यू है, राजस्व, मतलब स्टेट की जो इनकम है, वो बड़े लंबे लंबे डिस्टेंस स्टेट से अक्वायर करते थे, व्यापार के जरिए पैसा बनाते थे, व्यापार के जरिए उन्हें धन संपदा मिलती थी। और उनके सोशल ओरिजिन की बात करें तो वो ऑब्सक्योर है, क्लियर नहीं है। उनका सामाजिक का मतलब यह होता है कि कहाँ से उत्पन्न हुए, मतलब किस कास्ट के, किस मूल के, ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं पता है। और हम देखेंगे जब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे सातवाहना के बारे में, कि उन्होंने जब एक बार अपनी शक्ति को काफ़ी मजबूत कर लिया, दे एक्वायर्ड पावर, तो फिर उन्होंने दावा किया कि उनकी जो सोशल स्टेटस है वो क्या है। कहने का मतलब है कि अपने ऊंचे सामाजिक स्टेटस के बारे में उन्होंने दावा किया। तो यहाँ पे सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे तमिल संगम टेक्स्ट हो गया। सातवाहनाज के बारे में हमने पढ़ा जो कि वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में रूल किया करते थे। सकास के बारे में हमने पढ़ा जो कि सेंट्रल इंडियन ओरिजिन के थे, और नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स पे उन्होंने सेंट्रल एशियन ओरिजिन को भी हम कर देते हैं कलर्ड। और इसके अलावा सोशल ओरिजिन के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि डिवाइन किंग्स, मतलब राजा अपने को ये शो करने की कोशिश करता था कि हम कहीं ना कहीं ईश्वर से और आम जनता को जोड़ने वाली कड़ी हैं। ये आपको जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, वर्ल्ड की हिस्ट्री, तो वहाँ पे भी आप देखें किस प्रकार से यूरोप में भी शासन करने वाले लोग इस तरह से अपने को जोड़ने की कोशिश करते थे। तो अपना एक हाई स्टेटस क्लेम करने के लिए पब्लिक के बीच में अपना, मतलब हाई स्टेटस है, लोग हमारी श्रद्धा करें, हमारी रिस्पेक्ट करें काफ़ी ज़्यादा, तो उसका एक तरीका था कि आप अपने आप को डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ डिटीज़ से जोड़िए। और आपको याद रखना है कि ये चीज़, मतलब ये जो तरीका था, ये जो स्ट्रेटजी थी, ये बहुत कुछ कुषाण वंश के शासकों ने अपनाई थी। वो इसके एग्जाम्पल्स हैं जो कि सिरका 1st सेंचुरी BC से लेके और 1st सेंचुरी CE तक, अगेन 1000 ईयर का कार्यकाल आ गया। हमने शख्स को देखा था किस प्रकार से ये सेंट्रल इंडियन ओरिजिन के थे और वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भारत के शासन इस्टेब्लिश किया उन्होंने, सब कॉन्टिनेंट में किया, मतलब सब कॉन्टिनेंट की बात है, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। सातवाहनाज जो हैं वो सेंट्रल और वेस्टर्न, ये इंडिया से रिलेटेड कर सकते हो आप इनको। इसके अलावा कुषाणाज यहाँ पे हैं। अब देखिए चूँकि ये जो सिंधु नदी है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो पूरा तो भारत में हिस्सा है नहीं, तो सेंट्रल एशिया इसके ऊपर शुरू हो जाता है। तो सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से लेके और भारत का जो पश्चिमी इधर वाला और उत्तरी भाग यानी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये शासन किया करते थे। रूल्ड ओवर वास्ट किंगडम, बड़े साम्राज्य में उनका शासन था जो सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक फैला हुआ था, जो मैंने आपको बताया। तो जब उनकी हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट की जाती है तो इंस्क्रिप्शंस के साथ साथ टेक्सचुअल ट्रेडिशंस से भी उनके बारे में जानकारी मिलती है, उस समय का जो भी लेखनी लोगों ने लिखा। और नोशंस ऑफ किंगशिप की बात करें, मतलब राजधर्म निभाने की बात करें, शासन चलाने की बात करें, राजा की व्यवस्था की बात करें, राजा को प्रोजेक्ट करने की बात करें, तो लोगों के सामने किस प्रकार से वो पेश करना चाहते थे अपने आप को, प्रोजेक्ट करना चाहते थे अपने आप को, इट इज़ बेस्ट एविडेंट। इसके सबूत उनके कॉइन से मिलते हैं और उस समय की जो मूर्ति कलाएं हैं उनसे मिलते हैं। उनमें मिलते हैं कि किस प्रकार के अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते थे, लोगों के सामने रखना चाहते थे। अगर हम कुषाण के सिक्कों की बात करें तो देखिए यहाँ पे ये कुषाण के टाइम के सिक्के हैं, तो इनमें डिटीज़ को दर्शाया जाता था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय थे, इसमें ग्रीक डिटीज़ को भी दर्शाया गया, ग्रीक देवी देवताओं को भी दर्शाया गया है, भारतीय क्षेत्र के भी हैं। और भारत में अगर हम गोल्ड कॉइन्स की बात करें, मतलब गोल्ड के सिक्के इन्होंने खूब जारी किए थे, तो सर्वप्रथम भारत में गोल्ड कॉइन्स का प्रचलन इन्होंने ही शुरू किया था। भारत में काफ़ी भंडार पाए गए हैं, बिहार तक इनके सिक्के पाए गए हैं। तो ये तो हो गया भाई प्रोजेक्शन एज डिटीज़, है ना,
आपने छोटी क्लासेस में कनिष्क के बारे में पढ़ा होगा। वो कुषाण वंश का ही शासक था। तो इसमें जो है हाई स्टेटस क्लेम करने का एक तरीका था कि अ वैरायटी ऑफ डिटीज़, कुषाण वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अगर हम इन स्टैच्यूज़ के पाने की बात करें तो मथुरा में माट नाम के धार्मिक स्थल या देव स्थान आप कह सकते हो, वहाँ पे मिली हैं। इसी प्रकार के स्टैच्यूज़ अफगानिस्तान में भी मिली हैं। तो कुछ हिस्टोरियंस ये इंडिकेट करते हैं कि जो कुषाण थे अपने आप को गॉड लाइक समझते, इतनी बड़ी बड़ी स्टैच्यूज़ है ना, अपना जो डिविनिटी, मतलब दे वर सोर्स फ्रॉम द डिविनिटी, कि जैसे वो ईश्वर ने उन्हें भेजा हो। तो इस प्रकार से जनता का आदर पा सकते थे। अब बहुत से कुषाण शासक तो अपने को देवपुत्र कहा करते थे, सन ऑफ गॉड। शायद ये इंस्पिरेशन उन्हें चाइनीज रूलर से मिली थी, क्योंकि वो अपने को सन्स ऑफ हेवन कहा करते थे। जी हाँ, चाइनीज रूलर में भी ये डिविनिटी का सोर्स का प्रचलन था। 4th सेंचुरी में आते आते हमें और बड़े बड़े राज्य मिलते हैं भारत में, जैसे कि गुप्ता एम्पायर। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, क्योंकि जब गोल्डन एज पूछा जाता है भारत में तो कहा जाता है कि गुप्ता काल एक गोल्डन पीरियड था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सामंताज पे डिपेंड करते थे, मतलब कि जो लैंडलॉर्ड्स, बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक और अपनी छोटी छोटी सेनाएं रखने वाले। यहाँ लिखा भी गया है कि सामंत वो होता था जो लोकल रिसोर्सेस अपने को मेंटेन करता था और लैंड पे उसका कंट्रोल होता था। वे होमेज यानी कि उपहार और मतलब अपनी एक प्रकार से लॉयल्टी शो करते थे। मिलिट्री सपोर्ट भी रूलर्स को प्रोवाइड करते थे जिस राजा के वो के क्षेत्र में पड़ते थे। तो पावरफुल सामंताज जो है, मतलब ये इतने समझ लीजिए कि नॉबिलिटी में राजा होता था, उसके बाद ये सामंती होते थे जो बहुत ही ताकतवर होते थे, और वो राजा भी बन जाते थे जो पावरफुल सामंताज होते थे। और अगर कोई वीक रूलर मिला तो हो सकता है कि वो उसका सबऑर्डिनेट बन जाए, क्योंकि भाई सामंता जब किंग बन जाएगा सामंत, तो ये तो सबऑर्डिनेट ही हो जाएंगे। इसके अलावा गुप्त काल के हिस्ट्री के बारे में बात की जाए कि भाई जानकारियाँ कहाँ से इतिहासकारों को मिलती हैं, तो उसमें लिटरेचर हैं, कॉइन्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं और प्रशस्तियाँ हैं। प्रशस्तियाँ का मतलब यहाँ पे जो इटैलिसाइज्ड वर्ड में लिखा है तो इसको तो आपको समझना जरूरी है। लिखा भी गया है कि एक प्रकार से इसमें राजा की प्रशंसा होती थी और पैटर्न्स की प्रशंसा होती थी, जो संरक्षण प्रदान करते थे, प्रोटेक्शन प्रदान करते थे, हेल्प करते थे। तो राजा की खास तौर पे और पैटर्न्स की जनरल, और ये काम पोएट्स करते थे। हालांकि जो इतिहासकार हैं वो कोशिश करते हैं कि इसमें से कोई ड्रॉ कर सकें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कोई इसमें से हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके राजा के बारे में इन कंपोजिशन से, मतलब ये जो प्रशस्तियाँ वगैरह हैं। लेकिन वास्तव में उस समय जो पोएट इन्हें कंपोज करते थे इन प्रशस्तियों को, तो वे तो इसे अपनी वर्क ऑफ पोइट्री ही मानते थे कि वो तो एक कविताएँ लिख रहे हैं राजा की प्रशंसा में, लेकिन उससे जानकारी इतिहासकार जुटा लेते हैं। वो सब ना कोई इतिहास समझ के उसे नहीं लिखते थे कि भाई उन्हें सच ही सच लिखना है इसके अंदर, पर फिर भी जानकारी तो मिलेगी ही। इसमें आपको प्रयाग प्रशस्ति को याद रखना है भाई, जो कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, और ये वहाँ का जो किला है वहाँ मिलेगा। ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे हम क्या यहाँ पे कर सकते हैं कि बड़ी बड़ी कोलोसल स्टैच्यूज़ मिली हैं कुषाण रूलर्स की हैं। तो ये मार्ट में मथुरा के पास मिला है, और अफगानिस्तान में कुषाण लोग अपने को देवपुत्र सन ऑफ गॉड भी कहा करते थे। और ये चाइनीज़ रूलर में भी ये प्रथा थी सन्स ऑफ हेवन कहने की। इसके अलावा गुप्ता एम्पायर की बात करें तो ये भी बड़ा एम्पायर था, लेकिन उस वक्त सामंताज काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे। और जब हिस्ट्री की बात करते हैं ऑफ द गुप्ताज, तो उसमें हमें लिटरेचर हैं, कॉइन्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, प्रशस्तियाँ हैं, उनसे जानकारी मिलती है। इसमें आपको बिल्कुल नहीं भूलना है समुद्रगुप्त से रिलेटेड जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, संस्कृत में उसमें लिखा गया है। और ऐसा कहा जाता है कि आर्ग्यूबली द मोस्ट पावरफुल ऑफ द समुद्रगुप्त बहुत ही ताकतवर शक्तिशाली शासक था। लगभग 4th सेंचुरी सीईस में इसे रखा गया है इस काल को। आप ये समझिए कि 321 आप अडॉप्ट करोगे चंद्रगुप्त मौर्य को, मतलब जो मौर्य शासन की नींव डाली गई थी, लेकिन ये BCE है। और ठीक 320 करके आप लिख सकते हो CE, ये गुप्त काल से आप जोड़ सकते हो। तो लगभग 1000 साल के अंतराल पे मौर्य काल और गुप्त काल मिलेगा। ये देखिए कुषाण शासकों की मूर्ति जो मिली है ना, ये कोलोसल स्टैचू। और ये हमें हमारा अगला टॉपिक होगा ट्यूटोरियल का, अ चेंजिंग कंट्री साइड। और ये जो बगल में प्रशस्ति लिखी गई है इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त, तो इसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं भी समझाऊंगा तो ट्यूटोरियल बड़ा ही लंबा हो जाएगा। इसमें लिखा गया किस प्रकार से एलिफेंट्स को ट्रेन किया जाता था, सेना में शामिल किया जाता था, और मौर्यन रूलर्स के पास कितनी बड़ी आर्मी थी, है ना। लगभग 6 लाख फुट सोल्जर्स थे, 30,000 कैवेलरी थी, घुड़सवार 9,000 हाथियों का दल था। क्या ये बातें सही हो सकती हैं? अब ग्रीक राइटर्स ने लिखा है, अर्थशास्त्र में लिखा गया है, भैया कौटिल्य ने रचना की थी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ दिया गया है कि व्हाट द किंग्स ऑफिसर्स डिड, और ये मैप मैंने आपको समझा ही दिया है। अशोक का पिलर पे जो चिन्ह था, ये हमारे यहाँ नेशनल एम्बलम है,
ये हमने पिछली बार आपको बताया था। तो ट्यूटोरियल यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।